दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप ढेर सारे व्यूअर हमारे पोर्टल को, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब आप लोगों ने किया होगा, लेकिन ढेर सारे ऐसे व्यूअर अभी भी हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी भी लोकतंत्र में अगर एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म को बैक करना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा। और ये एक बहुत छोटी सी राशि है, हमारे नीचे के आप फुटनोट में देखें कि वो सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है उसको जाकर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। प्योर पॉलिटिक्स में बात दो मुद्दों की। पहला मुद्दा है कि किस तरह से बिहार में राजनीति शेपअप हो रही है, किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। खास करके उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो ओपिनियन पोल आए हैं अभी तक, कुल मिलाकर अभी तक 3 ओपिनियन पोल आए हैं और तीनों ओपिनियन पोल क्या कहते हैं। दूसरा मुद्दा है कि कांग्रेस और एलजेपी का घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेंट क्या कहता है, किस तरह के लुभावने वादे किए गए हैं। तो ये हम 2 मुद्दे प्योर पॉलिटिक्स में बात करेंगे इस पर। मैं हूँ शंकर अनिमेश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपिनियन पोल्स, जो अलग अलग ओपिनियंस पोल आए हैं, वो क्या कहते हैं बिहार चुनाव को लेकर। सबसे जो ताज़ा ओपिनियन पोल है वो इंडिया टुडे और सीडीए जो सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटी है उसका सर्वे है, जो एक तरह से मोटा मोटी कहता है कि नीतीश कुमार की एज है, यानी कि एक तरह से 6% लीड के साथ नीतीश कुमार दोबारा सरकार में वापस आ रहे हैं। और जो सीटों का प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 160 सीटों के आसपास जेडीयू और बीजेपी जो कॉम्बिनेशन है यानी कि एनडीए उसको दिया गया है। और ख़ास करके जो आरजेडी का जो महागठबंधन है वो 80-82 सीटों के आसपास वो सिमटती दिख रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो स्ट्राइकिंग बात है वो, हालांकि जो सैम्पल सर्वे लिया गया है वो सैम्पल सर्वे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात जो देखने वाली है वो 3731 सैम्पल सर्वे लिए गए हैं, जो कुल मिलाकर 37 विधानसभा क्षेत्रों से लिए गए हैं और ख़ास करके 148 बूथ इसमें शामिल किया गया है। तो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि सैम्पल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, वो करीबन 10-20 हज़ार 30 हज़ार का सैम्पल साइज़ नहीं है, वो 3000 साढ़े 3000 का सैम्पल साइज सर्वे है। दूसरा जो पहला जो निष्कर्ष ये कहता है कि इसमें नीतीश कुमार और जो खास करके एनडीए कॉम्बिनेशन है उसको 38% वोट मिल रहे हैं, जबकि जो महागठबंधन है उसको 32% वोट मिल रहे हैं। तो यानी कि जो वोटों का दोनों के बीच में अंतर है वो बहुत कम है। अगर आप 2015 के चुनाव से तुलना करेंगे तो एनडीए का जो गठबंधन था उससे कहीं ना कहीं एनडीए अपने मत प्रतिशत में गिरावट कर रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है। 44% का वोट शेयर 2015 में मिला था, लेकिन वो खिसकता हुआ 38% पे आ गया है। और ख़ास करके अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव तो 52% 53% एनडीए को वोट शेयर मिला था 2019 के चुनाव में। तो यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव 2015 के लोकसभा चुनाव से एनडीए कॉम्बिनेशन जो है वो नीचे खिसक रहा है, वो 38% के वोट शेयर पे है, जबकि महागठबंधन 32% के वोट शेयर पे है, यानी कि 6% का वोट शेयर जो मार्जिन है दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो एलजेपी है जिसको लेकर ढेर सारी बातें हो रही है, वो अपना 6% का वोट शेयर पा रहा है। जो एलजेपी का अपना पुराना वोट बैंक है 5-6% का, उसके साथ में एलजेपी है। लेकिन इस जो पहला संकेत है उसकी जो सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार या एनडीए इस दोबारा 2020 में सत्ता में लौट रहा है तो उसकी वजह प्रो इनकम्बेंसी वोट नहीं है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी वोटों का डिवीज़न है। यानी कि जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जाने वाला वोट है उसमें बड़े पैमाने पर डिवीज़न हो रहा है, और जिसके कारण से नीतीश कुमार अगर सत्ता में आते हैं, 10 तारीख को जो नतीजे निकलेंगे उसमें अगर दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो उसका एक बड़ा कारण होगा विपक्षी गठबंधन के वोटों में बंटवारा, यानी कि कुशवाहा फैक्टर, रामविलास पासवान का फैक्टर, इसके अलावा जो तमाम ढेर सारी पार्टियां वहां पर लड़ रही हैं जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी से लेकर एआईएम और ऐसी ढेर सारी पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के का वोट बैंक है जो कंसोलिडेट होकर नीतीश कुमार के खिलाफ पड़ता, उसमें डिवीज़न हो रहा है जो नीतीश कुमार को सत्ता की वापसी तक ले आ रहा है। दूसरा जो फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जो ओपिनियन पोल कहता है, ओपिनियन पोल के सर्वे के आधार पे,
कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, वो आश्चर्यजनक ढंग से गिरी है। यानी कि एक समय में नीतीश कुमार 80% की पॉपुलैरिटी पे थे। जो लोग बिहार के चाहते थे, 80% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, वो चाहते थे नीतीश कुमार की वापसी, वो घटकर कुल मिलाकर 52% पे आ गया है। यानी कि 52% लोग ही उनके कामकाज से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। 77% का जो आंकड़ा था 2010 का, और 2015 का जो लास्ट इलेक्शन था, पिछला जो विधानसभा चुनाव था, उसमें 80% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट थे। यानी कि 35% की गिरावट कुल मिलाकर 80 से 52% पे नीतीश कुमार आ गए हैं जो उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। जो तीसरा बड़ा फैक्टर जो इस ओपिनियन पोल का दिखता है, वो फैक्टर है कि इस ओपिनियन पोल में ढेर सारे ऐसे वोटर हैं जो 6% का गैप अभी दिख रहा है, कि यानी कि 32 और 38% का जो मार्जिन है, उसमें तकरीबन 24% ऐसे लोग हैं इस CSDS के ओपिनियन पोल में जो अभी तक अनडिसाइडेड हैं, जो कि उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वो महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे या फिर NDA के पक्ष में वोट करेंगे। और उसमें से ढेर सारे वोटर ऐसे हैं, खास करके बिहार की अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हैं तो उसमें ढेर सारे ऐसे वोटर हैं जो अपने वोटिंग जो प्रेफरेंसेस हैं उसको बताते नहीं हैं। तो उसमें करीब 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वोटिंग प्रेफरेंसेस को नहीं बताया है उस ओपिनियन पोल में। तो यानी कि 24% का जो वोट प्रतिशत है जो इस समय अनडिसाइडेड है या फिर डिसाइडेड है लेकिन वो बताना नहीं चाहता, वो एक बहुत बड़ा लाचंग है जो किसी भी गठबंधन की नैया को डुबो सकता है, या वो तेजस्वी को वापस सरकार में, तेजस्वी की लॉटरी खोल सकता है, या नीतीश कुमार को डुबो सकता है। क्योंकि अगर इसमें से 6-7% का भी उलटफेर होता है तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उस पर बहुत भारी असर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये जो अनडिसाइडेड फैक्टर है, या तो ओपिनियन पोल में वो ठीक ढंग से उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया है, या फिर जो वोटर्स हैं उन्होंने अभी अपना दिमाग जो है, अपना दिल जो है, वो सर्वेयर के सामने खोला नहीं है, और जब वो मतपेटियों में खुलेगा तो उसके नतीजे कहीं चौंकाने वाले हो सकते हैं। जो चौथा फैक्टर है जो ओपिनियन पोल कहता है कि इसमें मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, और जो मोदी सरकार के कामकाज से 61% यानी 61% जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं कंपेयर टू नीतीश कुमार से 52% लोग ही संतुष्ट हैं, जबकि मोदी सरकार से 61% लोग संतुष्ट हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से गैप जो नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है और नीतीश कुमार को लोग जो चाहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार की जो अपनी पॉपुलैरिटी है वो किस तरह से गिरी है, उसमें भी खासा एक तरह से गिरावट है। आज की तारीख में कुल मिलाकर 2-3% का ही नीतीश कुमार और तेजस्वी, जो कि महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, जो लोग तेजस्वी को CM देखना चाहते हैं और जो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसमें बहुत ही नैरो मार्जिन है। यानी कि कुल मिलाकर 31% जो जनता है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, जबकि 26-27% की जो जनता है वो तेजस्वी को CM चाहती है। यानी कि इसमें भी नीतीश कुमार ने अपनी जो बढ़त थी वो काफ़ी कम की है, और तेजस्वी ने तेजस्वी का जो गैप था वो काफ़ी आगे तक उन्होंने मेकअप किया है। यानी कि तेजस्वी लोगों की पसंद बन रहे हैं। सवाल इसमें सिर्फ ये है कि वो किन इलाकों से ये सैम्पल साइज़ लिए गए हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कई बार जब चुनाव के पहले, यानी कि जब चुनाव शुरू होता है उस समय जो सैम्पल साइज़ लिए जाते हैं, और जब कैंपेनिंग पीक पे पहुंचता है तो वोटर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो काफ़ी बदल जाते हैं, और ढेर सारे जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। चूँकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन में उतरे नहीं हैं और ये 10 से 17 अक्टूबर का सैम्पल साइज़ लिया गया है, तो इसलिए इसमें कई सारी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जब प्रधानमंत्री उस कैंपेन में उतरेंगे तो वोटर के जो प्रेफरेंसेस हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो फ्लोटिंग वोटर है वो डिसाइसिव होकर किसी के पक्ष में वोट कर सकता है। तो ये हर चुनाव में देखने को मिला है कि अगर आप सैंपल साइज पहले लेते हैं और बाद के फेजेस में लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलता है। एक फैक्टर जो और इस ओपिनियन पोल से दिखा है कि जो सिटिंग MLAs के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, ज़्यादातर जो सिटिंग MLA होते हैं उसमें से हर पार्टियां चुनाव के समय करती है कि बीजेपी का खास करके ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तकरीबन 30 से 35% जो सिटिंग MLA हैं या MPs हैं उनके टिकट काट दिए जाते हैं। 2019 का चुनाव ले लें, 2014 का चुनाव ले लें,
हैं उसमें सिटिंग एमपीज़ और एमएलए के टिकट भारी पैमाने पर काटे गए हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट नहीं कटे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल ये कहता है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं उसमें 48% लोग बीजेपी के एमएलए से डिसैटिस्फाइड हैं, यानी कि उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो डिसैटिस्फैक्शन का लेवल है वो बीजेपी के एमएलए के खिलाफ है, बाकायदा इसके कि मोदी की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं तमाम जो ओपिनियन पोल, 3 ओपिनियन पोल किए गए हैं, एक टाइम्स नाउ सी वोटर के साथ था, दूसरा की आज तक इंडिया टुडे का सर्वे है और तीसरा एबीपी का सर्वे था। उन सब में ये बात आई है कि वोटर की पहली पसंद बीजेपी है, लेकिन बीजेपी पहली पसंद है, लेकिन एमएलए जो हैं वो पहली पसंद नहीं है। आरजेडी के एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के एमएलए से कम है, यानी कि 34%। जेडीयू के जो एमएलए हैं उनके खिलाफ आरजेडी से ज़्यादा है, यानी कि 38% असंतोष देखा गया है। तो कुल मिलाकर जो ये ओपिनियन पोल, 3 ओपिनियन पोल की हमने बात की, जो एबीपी का ओपिनियन पोल था उसमें भी तकरीबन जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े 141 से 161 का है, यानी कि एनडीए को 161 का नंबर मिल रहा है, जो कि बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे महागठबंधन को 64 से 84 का ब्रैकेट दिया गया है, यानी कि तकरीबन पिछली बार जो आरजेडी सीटें जीती थी उससे कांग्रेस और आरजेडी मिलकर वो 84 पे पहुंच रहे हैं। टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल है जिसमें किसी वोटर के साथ है उसमें भी तकरीबन यही आंकड़े दिए गए हैं जो एबीपी और इंडिया टुडे का सर्वे कहता है। लेकिन एक बड़ी जो इस पूरे ओपिनियन पोल से एक बात निकल कर आ रही है कि जो चिराग पासवान के ऊपर पूरी बहस हो रही है, चिराग पासवान की एक पूरी पॉलिटिक्स कहीं ऐसी पॉलिटिक्स तो नहीं है। अभी तक जो एक पॉपुलर कंसेप्शन ये जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हराने के लिए एनडीए से बाहर जाकर नीतीश के खिलाफ कैंप खोले हुए हैं। लेकिन ओपिनियन पोल के अगर आंकड़ों को देखें जिसमें कि ढेर सारे तकरीबन 20% का जो वोट शेयर है वो उन पार्टियों के पास में है जो कि अपोजिशन के वोट बैंक को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, वो 7% के वोट बैंक के साथ हैं, एलजेपी 6% वोट बैंक के साथ में हैं, अदर्स जो हैं वो 17% वोट बैंक के साथ में हैं। तो यानी कि 25%, 20 से 25% का वोट बैंक जो है वो अपोजिशन का वोट बैंक डिवाइड हो रहा है। तो कहीं चिराग पासवान, बीजेपी और नीतीश कुमार सब मिलकर एक तरह से गेम खेल रहे हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको काटने के लिए कहीं वो एक तरह से नीतीश कुमार का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ में होते तो बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट और जो जेडीयू के स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने ये आकलन किया होगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा एडअप नहीं करते एनडीए के वोट बैंक पे। अगर वो विरोध में लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा नीतीश कुमार का। और इस थ्योरी में इसलिए क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा इलेक्शन से पहले जब ये बातें हो रही थी कि वो एनडीए में शामिल होंगे, वो नीतीश कुमार से मिलने गए थे और उस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल बाहर आकर कहा कि वो एक अलग फ्रंट बनाएंगे और एक अलग फ्रंट के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या एक टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि नीतीश कुमार का ये ज़्यादा फायदा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग होकर लड़ें, वो उनके खिलाफ जो वोट बैंक है उसको काटें, डिवाइड करें। और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं दिखती है कि एंटी नीतीश जो वोट है वो डिवीज़न जितना ज़्यादा डिवाइड होगा उतनी जल्दी एनडीए सीन में वापस आएगा और एनडीए कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में होगा। तो ये एक बड़ा गेम प्लान भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस और एलजेपी के घोषणा पत्र की। जो कांग्रेस और एलजेपी का दोनों का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसकी जो मुख्य बातें, जो बड़ी बातें क्या है। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, जैसे कि उन्होंने हर राज्य में, राजस्थान में सरकार से आने से पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का जो कर्ज है वहाँ माफ़ किया जाएगा। बिजली के जो बिल हैं वो भी माफ़ किए जाएंगे। साथ ही जो फार्मर्स बिल है जिसको लेकर पंजाब सरकार ने एक बिल पारित कराया है, राजस्थान सरकार भी कह रही है कि वो भी सेशन बुलाकर उसके खिलाफ एक सेंटर का जो बिल है उसके खिलाफ बिल पारित कराएंगे। तो वैसा ही कांग्रेस ने बिहार में भी घोषणा पत्र में शामिल किया है। साथ ही 10 लाख जॉब देने की बात है, जो कि तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट जो होगी उसमें 10 लाख लोगों को जॉब दिया जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रैक्टर एक किसान और जो खेती करता है उसके लिए काफ़ी सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो माफ़ कर दिया जाएगा।
KG to PG यानी कि KG से लेकर PG तक जो लड़कियां पढ़ाई करेंगी उनकी जो पढ़ाई होगी बिल्कुल मुफ्त होगी। ये गर्ल एजुकेशन के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। नीतीश कुमार की जो एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम थी साइकिल देने का अभियान, जिसमें कि सारी लड़कियों को उन्होंने साइकिल दिया, उसके अगेंस्ट में कांग्रेस कहती है कि अब वो जो 90% नंबर लाएंगे 12th में उनको वो स्कूटी देंगे साइकिल की जगह में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका अपडेटेशन कर दिया, साइकिल से स्कूटी तक आ गए हैं। साथ ही वो देवालय और सियाराम और सूफी विकास यानी कि सभी धर्मों के लिए एक तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम निकालेगी कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश में भी कर चुकी है कांग्रेस, कि किस तरह से पोलराइजेशन यानी कि थोड़ी सी रिलीजियस पॉलिटिक्स भी की जाए, तो कांग्रेस का उस पर भी तवज्जो है। जो एलजेपी का घोषणा पत्र है, एलजेपी के घोषणा पत्र की जो मुख्य बातें हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोटा और मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग के बड़े संस्थान बन चुके हैं और बिहार के छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, और पूरी जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी उसमें किस तरह से बिहार के छात्रों को कोटा से वापस लाने के लिए नीतीश कुमार की आनाकानी को एलजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। तो बिहार में वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वैसे संस्थान, वैसे एरिया डेवलप किए जाएंगे। साथ ही जो एलजेपी का एक बड़ा वादा है कि राम मंदिर की तर्ज पे जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी तर्ज पे वो सीता का मंदिर बनाएंगे, जो दरभंगा के इलाके में सीता माता का एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। महिलाओं को फ्री राइड दिया जाएगा बस में। और एक जो बड़ा बिहार में एक मुद्दा है कि टीचर्स, तकरीबन 4 लाख टीचर्स की अपॉइंटमेंट नीतीश कुमार ने अपने रिजीम में की थी, और वो एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार को बैक करता रहा है, क्योंकि 4 लाख जो परिवार हैं उसमें बाकी सदस्य भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं। 12-13 लाख का एक पॉपुलेशन है, उसको लेकर एक काफ़ी बड़ा आंदोलन होता रहा है, और वो टीचर्स डिमांड करते रहे कि उन्हें भी स्केल दिया जाए बाकी टीचर्स के मुकाबले में। तो एलजेपी ने कहा है कि उन सबको सेम पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ हैं सरकारी दफ्तरों में, उन सब को भरा जाएगा। वो वैकेंसी जो आरजेडी 10 लाख कहती है, वो एलजेपी ने भी वायदा किया है कि उन वैकेंसीज़ को भरा जाएगा। युवा आयोग बनाया जाएगा, युवाओं को रोजगार देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए जाएंगे। ये सारे कुल मिलाकर एलजेपी और कांग्रेस के वायदे हैं। आरजेडी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। अब बीजेपी और जेडीयू को अपना घोषणा पत्र जारी करना है, जो अगले 2-3 दिनों में जारी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार की जो समस्या है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, जो नीतीश कुमार 15 साल के रिजीम में रहने के बाद भी उन्होंने क्रिएट कर पाने में सफल नहीं हुए। बिहार को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, उद्योग की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, जो नीतीश कुमार का कम से कम अगर इस टेन्योर में वापसी होती है तो सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। 7 निश्चय के अलावा सवाल ये है कि इस पूरे पॉलिटिक्स में किस तरह से चिराग पासवान की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार को डेंट करती है, या सिर्फ वो एक वोट कटवा बनकर रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।